one more one more thing that I want to discuss with you all. Attendance is very compulsory, very important. 75% attendance should be there to be present in the unit test. Or let me tell you one thing, very soon we are going to conduct your unit test. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो बेटा यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट योर एग्जामिनेशन पेपर्स. आप अलाउ नहीं किए जाएंगे. और फिर जब इंटरनल मार्क्स आपके नहीं आएंगे तो डेफिनेटली जो आपके मार्क्स सेंड होते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स जाते हैं, उन सब पर भी इफेक्ट पड़ेगा. सो प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास. और जिनको ये बहुत ऐसा लग रहा है कि लाइट में ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनको एक बार इस चीज के बारे में बता दें कि 75% अटेंडेंस जो है कंपलसरी है. नहीं होगी तो आप लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे एग्जाम्स में. फिर बैठे रहना और बाद में कोई रीटेस्ट भी नहीं होगा. और वन मोर थिंग, ये ध्यान रखिए, जो भी चैप्टर अभी चल रहा है, टॉपिक अभी चल रहा है, उसके बाद में मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी अंटिल जब हमारा रिवीजन वर्क स्टार्ट नहीं होगा. और जब रिवीजन स्टार्ट होगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन आएगा. एक साथ 2-3 चैप्टर्स को पढ़ना बहुत इजी टास्क नहीं है. उससे पहले किसी तरीके का कोई रिवीजन मैं किसी एब्सेंटीज के लिए नहीं करवाऊंगी. ये मत सोचना आज मैं एब्सेंट हो जाऊं और कल मुझे इसका एक मैम से बोलूं क्विक रिवीजन दे दो. सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल. बी रेगुलर विद योर स्टडीज. सिंसियर हो जाइए. 12th के एग्जाम इस बार आपके स्कूल्स में ही होंगे, ऑफलाइन मोड में. चलिए, let's start with the second chapter. And before going into the deep study on the principle of management, it's very important to understand what are the basic objectives, what are the contents of this chapters, what we are going to study in this chapter. So firstly, the concept and meaning of principle and principle of management. Principle of management है क्या, principle का मतलब क्या है. इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. Along with this, we'll study about the significance and importance of principle of management. Later on, we'll come at the Fayol's principle of management. Fayol के थ्रू जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. Then साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. दोनों के ही जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको हम पढ़ेंगे, फियोल एंड टेलर. सॉरी, उनका एक कंपैरिजनल स्टडी जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंटेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. लेट्स जस्ट स्टार्ट with the meaning and concept of principle of management. And tell me that the screen is visible to all what I'm sharing. Is it visible to all? Yes, ma'am. Clearly visible है? Let me rotate it. I think अब ज्यादा visible होगा. Is it? नहीं. बताइए बेटा, visible है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. अगर किसी को विजिबल नहीं हो तो बता दीजिएगा. Principle of management we are going to discuss here. So firstly, it's important to understand what is principle. Principle होते क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? Basically, a principle is a fundamental statement of truth
that provides guidance to thought and action. It's a fundamental statement. That means प्रिंसिपल एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसमें आपको पता है कि क्या कॉजेस थे, क्या इफेक्ट थे. बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड वहां पर वर्क कर रहा है जो कि प्रूव्ड है. तो अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, फैक्चुअल है, बेस्ड ऑन सम, और उसके प्रूफ्स भी हैं. ट्रुथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस to thought and action. Whatever you are thinking in your mind and what plan you made to execute. Basically, principle आपके उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक डायरेक्शन, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आपने जो सोचा उसे कैसे करना है, उसके लिए प्रिंसिपल्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अ वे. They are directing you. They are providing you a path to follow. So principle is a fundamental statement of truth that provides guidance to what? Thought and action. आपने जो सोचा आप उसे कर पाए, उसके लिए principles को अगर follow करेंगे तो आप उस वर्क को execute करेंगे और desired result तक पहुंच पाएंगे. So how it works in the management? क्या management को लेकर के भी ऐसे कुछ certain रूल्स, गाइडलाइंस या ऐसी कुछ थियरीज डेवलप की गई है? सो यस, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर व्हाट? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बेसिकली इट्स अ गाइडेंस टू whom? To the managers who are involved in the work of management. मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर्स. मैनेजर्स का काम क्या है? आप पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो बेसिकली आपका बिहेवियर, आपका डिसीजन मेकिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके एंटरप्राइज की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा. सो इसीलिए आपका बिहेवियर और आपके डिसीजन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर होते हैं तो definitely your work will be in a right direction or you will be able to achieve the desired goals. ठीक है, got it? Principle of management क्या हो जाएंगे? These are general guidelines to for whom? Managers who are doing the work of management. Clear है अभी? Yes, ma'am. Moving on to the next thing. Yes. It's nature of principle of management. देखिए, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. दैट मीन्स जिन प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, वो यूनिवर्सली क्या होंगे? एप्लीकेबल. Wherever आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, हर जगह ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट के फील्ड में सेम वर्क करेंगे. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो अब डिवीजन ऑफ वर्क किस तरीके का होता है? वी नो दैट गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप चले जाएं या आप किसी प्राइवेट कंपनीज में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, ऐसा तो है नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं ड्यूटीज. ऐसा नहीं होता ना. हम हमेशा क्या देखते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है. अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके की ड्यूटी असाइन की जाती है. हर एक सेक्टर में वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वाले एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही एक प्रिंसिपल है, सो देयर व्हाट मैटर्स? द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. आप उस पर्सन को वही काम देंगे जिसको करने के लिए वो स्पेशलाइज नॉलेज रखता है. और ऐसा किसी एक वर्क फील्ड में नहीं हो रहा. आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, आप पब्लिक सेक्टर में चले जाइए, आप इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं या आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, सब जगह डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी रखता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दीज आर गाइडलाइंस टू एक्शन। मतलब आप जो भी काम करने वाले हैं, मैनेजर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है मैनेजमेंट की, जब वो उसे करेंगे तो सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करेंगे। तो these principles do not provide ready-made solution for any problem. गाइडलाइंस होती है टू एक्शंस, लेकिन कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ऑफ टेन्योर, that consists of giving a stable time period to employees to settle down. But how much time period to be given? 6 months, 1 year, etc. It vary to company to company. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो होता है वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है कि कितना टाइम एक एम्प्लॉय को वहां पर सेटल होने के लिए चाहिए। 6 मंथ है, 1 मंथ, 1 ईयर है, हर कंपनी का एक अलग अलग पीरियड होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सब अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपके मैनेजर, आपकी कंपनी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो जनरल गाइडलाइंस है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको एग्जैक्टली अप्लाई करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर। यू शुड फॉलो, लेकिन किस तरीके से, स्ट्रिक्ट मैनर में करना है, फ्लेक्सिबली करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस इज formed by practice and experimentation. Management principles are developed only after deep research work. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही बन करके तैयार हो गए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने सोचा कि ये कोई एक रूल, एक गाइडलाइन होना चाहिए मैनेजमेंट के फील्ड में और मैंने उसको प्रिंसिपल बना दिया, ऐसा नहीं है। इनको बनने में, इनको डिसाइड करने में, डिटरमिन करने में बहुत टाइम पीरियड लगा है। सो बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लॉन्ग ईयर प्रैक्टिस या रिसर्च वर्क के बाद ही इस तरीके के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। और जैसा कि हमने बोला कि ये फंडामेंटल्स हैं या ये फैक्चुअल हैं, इनके सॉलिड प्रूफ्स हैं, तो इस तरीके के प्रिंसिपल को पहले अप्लाई किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होने के बाद ही उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात करूं कि साइंस का कोई लॉ है कि आप देखते हैं कि अगर आपने एक ग्लास लिया, उसमें एक कैंडल रखा, उसे जलाया और उसको कवर अप कर दिया, तो थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। रीजन, ऑक्सीजन उधर नहीं है, तो बर्निंग के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब इस तरीके की जो लॉ है वो कैसे प्रूफ किया आपने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस पर रिसर्च हुआ, उस पे थ्योरीज डेवलप हुई, तब जाकर के फाइनली जब वो चीज प्रूफ हो गई तब उसको क्या बना दिया गया, कोई सर्टेन प्रिंसिपल, लॉ या कोई एक्ट बना। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसे ही नहीं है कि हमने हवा में तीर चलाया और बन गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नहीं। इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। रिसर्च वर्क के होने के बाद ही इन्हें गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया है। वन मोर थिंग, नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जनरल गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं जिनमें चेंजेस ही पॉसिबल नहीं है, भाई ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली अप्लाई किए जा सकते हैं। कुछ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी उसमें किए जा सकते हैं। These are not set of rigid principle या rigid statement as it is follow करो, ऐसा कोई रूल नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। The next thing is
मेनली बिहेवियरल है। बिहेवियरल का मतलब क्या होता है कि ये बिहेवियर ऑफ द मैनेजर पर डिपेंड कर रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉइज के बिहेवियर्स पर डिपेंड कर रहा है। So these principles insist on improving relationship between whom? Superiors and subordinates or the other member of organization. उनके बीच में बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, उनका बिहेवियर आपस में कैसा है, और वो लोग मिलकर के जो कॉमन सेट ऑफ गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेबिलिटी है वो कैसी है? बिहेवियरल है। Next point to discuss is cause and effect relationship. Cause and effect relationship. Management जो है, मैम yes बेटा, मैम एक बार बिहेवियरल समझा दो दोबारा। behavioral समझा दूं? यस मैम। चलो ठीक है। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है, these are formed to guide, ठीक है, किसको गाइड करने के लिए? एम्प्लॉइज के बिहेवियर को। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इंसिस्ट करते हैं कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बीच का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने सेट ऑफ गोल्स को अचीव कर सके। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंप्रूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और द अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी स्टेब्लिश करेंगे रिलेशनशिप को। अच्छा, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल्सो। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन improves commitment of employees towards the organization, and principle of asperity de corps mold the behavior of employees towards team spirit. तो ये जो दो प्रिंसिपल्स के नाम यहाँ पर आए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है कि each and every employee who is working for the benefit of the organization, they are responsible towards their work. They have to be committed toward their work. उनको होना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अप्लाई हो रहा है तो आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट में गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। इफ यू आर एफिशिएंट, यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps, जहां पर एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो टीम स्पिरिट है, वहां वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। वो ये नहीं कि भाई मेरा काम है, मैंने किया बहुत एफिशिएंटली, तो मैं सिर्फ इसी चीज पर फोकस नहीं होंगी, मुझे क्या करना है, बाकी लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना है, ठीक है। इसमें मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ को नहीं देख रही, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर वर्क कर रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनली आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर वर्क कैसा है। तो दिस इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर नाउ? ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। अब आपको ये तो पता ही है, हमने लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था? इट इज एन आर्ट एंड इट इज साइंस। सो वेयर वी स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, और व्हेन इट स्टेट दैट इट इज साइंस, तो डेफिनेटली the principle of cause and effect relationship works there. साइंस अपने आप में क्या है? एक स्टडी है जो कि कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है। तो वही चीज आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी अप्लाई हो रही है। These principles tell us if a particular principle is applied in a situation, there is definitely a cause and effect relationship. What might be its effect? What might be its causes? ये सारी चीजें हमें, आप कोई भी प्रिंसिपल ले लो, जैसे कि मैं डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रही, डिवीजन ऑफ वर्क किया जा रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या होगा? देयर इज अ बर्डन ऑफ वर्क एंड वी वांट टू डिवाइड
the work to accomplish the desired objective within a limited time period. सर्टेन टाइम में पूरा करना है, बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, चैलेंज आपके सामने बहुत ज्यादा है, एक ही पर्सन को थोड़ी ना हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे, कम टाइम में ज्यादा काम करना, तो क्या करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी है. कॉज क्या हो गया, देयर वाज अ बर्डन ऑफ वर्क एंड वी वांट टू कवर विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ये हमारा कॉज है. इफेक्ट क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया हमने, इफेक्ट क्या होगा, हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को टाइमली अकम्प्लिश कर पाएंगे. ठीक है, हम अपने वर्क को टाइमली अकम्प्लिश कर पाएंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे अचीव हो पाएंगे. तो देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट. इट एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड इन द लास्ट वी आर कमिंग ऑन टू द कंटिंजेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. दीज आर कंटिंजेंट. कंटिंजेंट मतलब it's depend upon the situation prevailing in the organization. So when there is application and effect depend upon the nature of organization. आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उसका गोल क्या है, किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें जहां पर ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और उसके लिए बहुत सारी टीम्स एक साथ वर्क कर रही हैं या एक टीम में बहुत सारे मेंबर्स वर्क कर रहे हैं. सो बेसिकली जो टीम स्पिरिट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. अगर उनमें टीम स्पिरिट नहीं होगा, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे और इग्नोर करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को, तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव इफेक्ट नजर आएगा. सो वेयर द पीपल वर्किंग इन अ ग्रुप फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव, it is of no use in the companies where work is performed by individual and not by a group. तो ऐसी कंपनीज जहां पर इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म करते हैं, वहां पर आपका प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट किसी काम आएगा? नहीं आएगा. जहां टीम वर्क है वहां तो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट काम आएगा, लेकिन जहां आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि कोई टीम वर्क नहीं होता, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, वहां इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं है. सो बेसिकली कंटिंजेंट का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका वर्क फील्ड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप इट शुड बी क्लियर अप टू ऑल. Yes, ma'am. ऐसा कोई टॉपिक अभी जो नहीं हमें समझ में आया हो, पूछ सकते हैं. एनीवन आउट ऑफ यू? Nobody is there who want to ask? Fine. चलिए, we are moving ahead. So these were the nature and characteristics of principles of management. Now we will move ahead with the significance and importance of management principle. How these principles of management are important for the organization. क्या रीजन है उसके पीछे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अच्छा, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है स्लाइड्स देखने में? अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, स्क्रीन विजिबल नहीं हो, तो आप मुझे बोल देंगे. ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल मी.
So here we are moving ahead with significance of the principle of management. Firstly, providing managers with useful insights into reality. The management, training, education, and research, optimum utilization of resources and effective administration, fulfilling social responsibility, meeting the changing environmental requirements, scientific decisions. So these are the importance of principle of management. Why? क्यों important है? One by one हम सारे reasons को यहाँ पर discuss करेंगे. Why it's important? First thing is providing managers with useful insight into reality. देखो, management principle basically it guide managers to take right decision on right time by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर हम डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस देयर दीज आर द जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस है. एंड गाइडलाइंस टू हुम? टू मैनेजर्स. मैनेजर वे प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मैनेजर्स को एक इंसाइट इनटू रियलिटी, यूजफुल इंसाइट दे रहे हैं इनटू रियलिटी. जो भी वो सोच रहे हैं उसको करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और जो भी डिसीजन वो लेंगे, राइट डिसीजन राइट टाइम, इसके लिए उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. एंड देयर इज अ चांस, क्योंकि वी आर सेइंग दैट कि ये रिजिड नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं मैनेजर के स्किल्स पर, कि एक मैनेजर उस प्रिंसिपल को कैसे अंडरस्टैंड करता है और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कैसे अपने डिसीजंस लेगा. एक तो होता है किसी भी नॉलेज का, जैसे देखो अब आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको लर्न करने का कोई काम दे दिया, मैंने बोला कि ठीक है फ्यूल्स के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लर्न कीजिए. आपने क्या किया? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल हैज गिवन, उनको एज इट इज आपने रट लिया, रट्टाफिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लिया. बट जब तक आप उसको रिलेट नहीं करेंगे किससे? प्रैक्टिकल लाइफ से, या इन रियलिटी आप उसको कहीं रिलेट करके नहीं समझेंगे, तब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता. रट तो आप लेंगे, लर्न भी कर लेंगे आप, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा. एप्लीकेबिलिटी उसकी बहुत पुअर होगी. जब कहीं भी आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज अप्लाई करनी, नहीं हो पाएगा. सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो वर्दी कब है? ये मैनेजर के स्किल्स पर डिपेंड करता है. गाइडेंस तो उसे मिल गई है राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेने की, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी आल्सो मैटर्स देयर. इन व्हिच सिचुएशन ही इज अप्लाइंग, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस. तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं? एक चांस प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजर को कि जो भी उसके स्किल्स है वो उसको रियलिटी में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करे. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल guides manager to take right decision at right time by improving, क्योंकि जब वो ये टास्क परफॉर्म करेगा तो उस टाइम वो अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करेगा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, as these are providing a way, a direction to the manager how to perform a work, what should be done on the priority basis if the manager wants to achieve the desired objective. क्या उसकी
थ्रू स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या एक्शंस होने चाहिए, और इन सारी चीजों को करने के लिए जरूरी है कि जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो. मैनेजर हैड टू डिसाइड कितना किस क्वांटिटी में मुझे यूज करना है आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. बेसिकली ये सारी चीजें उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर ही मिल पाएंगी कि क्या काम करें और कैसे करना है. ये जो डिसीजन मेकिंग है on the basis of principle of management. So secondly, optimum utilization of resources करने के लिए भी आपके principle of management काफी हद तक एक मैनेजर को हेल्प करते हैं. So management principle facilitates optimum use of resources by coordinating the physical, financial and human resources. They also help in better administration by discouraging personal prejudice and adopting an objective approach. देखो, principle of management क्या कर रहे हैं? Facilitate कर रहे हैं optimum use of resources. जो भी आपके available resources हैं, उनका best possible manner. That means कम से कम cost पे ज्यादा से ज्यादा आप available resources का utilize कर पाए. And one more thing, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कब होगा? कि जब आप रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें कि उसका यूसेज तो मैक्सिमम हो और वेस्टेज आपका ना हो. बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है. मटीरियलिस्टिक यानी कि जो आपके फिजिकल रिसोर्सेस हैं, फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट आपको करना है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कि किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉइज में अराइज ना हो, वो सब मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके अपने काम को पूरा करें. सो दे आल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिस. आपका अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको असाइड करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए whether the persons are of different thoughts of perception, they kept different thoughts of perception. अब ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक साथ काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों के सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर डिफर करेगा, लेकिन उनकी ये जो डिफरेंट सेपरेट एंटिटी है, उनका अपना अलग अलग जो तरीका है, नेचर है, बिहेवियर है, उसका इफेक्ट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं आना चाहिए. सो इसीलिए इट कीप्स द पर्सनल और इट डिस्करेज द पर्सनल प्रेजुडिस एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. और क्या अडॉप्ट करता है? ऑब्जेक्टिव. आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं आप उनको अचीव करेंगे, चाहे पर्सनल लेवल पे आपकी किसी से कितनी भी दुश्मनी हो, आप उसको एक साइड पर रखेंगे और जब काम करेंगे तो सब लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वर्क करेंगे. So it facilitates optimum utilization of resources and effective administration. I hope it should be clear up to all. Is there any problem? Yes, beta. Is there any problem? No problem. Fine. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, साइंटिफिक डिसीजन. सो डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. देखो, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, whether these are related with the management of money, whether these are related to the job assign, आप किसको क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे रहे हैं, whatever the number of decisions a manager will take in a day, जितने भी बोलेगा every day, वो कैसे होने चाहिए? साइंटिफिक डिसीजंस. अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड हैं तो डेफिनेटली वो साइंटिफिक ही होंगे. उनके पहली बात तो उनके होने के पीछे का एक लॉजिक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है. दूसरी चीज, वो किसी के साथ बायसनेस नहीं रखते हैं. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय
उसे मैं पर्सनली जानती हूँ या पर्सनली मेरा नोन है कोई, तो मैं उसको ज्यादा जॉब असाइन कर रही हूँ या उसको ज्यादा प्रमोशन या उसको ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो ऑल द डिसीजन विल बी साइंटिफिक इन नेचर, और यहाँ पर बायसनेस जैसी प्रॉब्लम जो है कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, एक बैलेंस फॉर्म में आप डिसीजंस ले रहे हैं। So management principle enable the manager to approach various problem systematically or scientifically. ठीक है? Next point to discuss it is meeting the changing environmental requirement. Meeting the changing environmental requirement, it refers management principle provides an effective and dynamic leadership and help the organization to implement the changes. देखो, as per the change in the environment, not only in the field of management या किसी organization में ऐसा होता है, in our routine life आप देखिए कि certain ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं सोसाइटी में। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कुछ नया चेंज आता है हमारी सोसाइटी में, सोशल बेसिस पर या इकोनॉमिकल ग्राउंड पर, या जैसे भी कोई भी अगर नई चीज आती है, नई पॉलिसी आती है, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू अडॉप्ट इट। अब जैसे आज की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया आज से कुछ साल पहले तक इतना क्रेज नहीं था। पीपल बिलीव्स ऑन द पब्लिश मीडिया, आपके न्यूज़पेपर मैगजीन्स वहीं तक लिमिटेड, बट दैट वाज वन वे इन द सेंस कि न्यूज़पेपर में आएगा, आप उसको पढ़ेंगे, अपने व्यूज अपने थॉट्स आप डेवलप तो कर लेंगे, लेकिन उनको शेयर नहीं कर सकते आप सेम मीडिया के। बट व्हेन द सोशल मीडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट वाज द बाइलेटरल प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स यहाँ पर मीडिया भी कुछ पब्लिश करेगा, आप उस पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये नई चीज जैसे ही आई, हम सब ने क्या किया, अडॉप्ट किया। उन चेंजेस को क्यों अडॉप्ट किया, और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दे आर यूजिंग दीज सोशल मीडिया, कर रहे हैं सब। ठीक है, चेंजेस अडॉप्ट करना according to the environment requirement of environment is good, and the same thing applies in the principle of management also, meeting the changing environmental requirements। environment में जो changes आ रहे हैं, जो changes लाने की जरूरत है, उनको acquire करने के लिए भी principle of management help करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, दे प्रोवाइड इफेक्टिव और डायनामिक लीडरशिप। इफेक्टिव वी नो कि टाइमली कंप्लीशन होना, डायनामिक का मतलब क्या है, इट इज रेडी टू अडॉप्ट द न्यू चेंजेस। लीडरशिप, जो भी लीडर होगा, लीडर दैट मीन्स अब फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजर इज अ लीडर, और मैनेजर शुड बी दैट पर्सन हु इज रेडी टू accept all the changes in the environment and what is the requirement of the customer group। उन सारी चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बीइंग अ मैनेजर, उसको ये सारे डिसीजन, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या एनी अदर डिसीजन, नए नए चेंजेस को उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, and help the organization to implement the changes। और along with this, ये सिर्फ गाइड ही नहीं करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि उन चेंजेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। The next point to discuss is fulfilling social responsibility। Principle of management not only help in achieving organizational goals, but also guide managers in performing social responsibilities such as equity and fair remuneration। देखो, fulfilling social responsibility, as we have discussed in the first chapter,
there are two kinds of objective of प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, और जब हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो वहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के साथ साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी भी बनती है। सोसाइटी में अब आपके वर्कर भी आ जाते हैं, एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, आपके जनरल कस्टमर ग्रुप्स भी आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल है, बट ऑल्सो इट गाइड्स मैनेजर टू परफॉर्म फेयरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो उनको भी साथ में परफॉर्म करे, सच एज इक्विटी। देयर शुड बी इक्वालिटी among all the employees। मैनेजर जो है वो बायस नहीं होना चाहिए कि एक सर्टेन एम्प्लॉय के साथ में मैं कुछ बहुत अच्छा बिहेव करूं, बाकी सारे मेरे लिए नोन नहीं है, तो मैं उनके साथ में इनइक्वालिटी दिखाती हूँ या शो करती हूँ। फेयर रेम्यूनरेशन, the work that is done by the worker, according to that the remuneration should be given। ठीक है, चाहे वो प्रीडिटरमिन है, रेगुलर बेसिस पर है, जो भी है, जैसा काम जो करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग फेयर रेम्यूनरेशन, सैलरी, इनकम मिलनी चाहिए। ठीक है, आई होप इट शुड बी क्लियर अप टू ऑल। ऐसा अगर एक भी पॉइंट है जो हमें समझ में नहीं आया है, आप पूछ सकते हैं अपने अपने जो भी डाउट्स। Yes, is that clear up to all? पीयूष, विधि, पलक, Yes. केशव, क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes. तो आज के लिए अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो आपके फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कल हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर इतना सारा पढ़ोगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। आई होप लास्ट वाला चैप्टर जो है, एक चीज और बेटा, जब आप स्टडी करते हैं मेक श्योर इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। आज की डेट में जो भी जितना भी हमने पढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बैठ करके उसको 2-3 घंटा एक टॉपिक को रट्टे मारो, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली व्हाटएवर आई टॉट, उसको सिर्फ एक सिंपल रीड आउट करो, क्योंकि जब आप रीड आउट कर रहे होते हैं तो अभी के टाइम पे मैंने जो आपको कुछ समझाया, एक्सप्लेन किया, वो फ्रेश है और आपके दिमाग में वो चीज कनेक्ट कर जाएगी। लेकिन आप ऐसा करोगे कि अरे छोड़, कौन पढ़े, कौन सा एग्जाम अभी हो रहे हैं, मैं 1 घंटे बाद भी करूं, 2 घंटे बाद भी करूं, या मैं आज ना करके कल पे स्किप कर दूं, ऐसा मत करो। रेगुलर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, बाद में तो फिर वही है कि एक साथ आपको एक साथ 3-4 चैप्टर पढ़ने का मतलब है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ रटने का काम, सिर्फ लर्न करने का काम, और इस तरीके की नॉलेज आपकी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। 12th क्लास है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड है, लास्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत फायदा मिल गया, निकल गए जैसे जैसे, बट आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम्स में बहुत टाइम है और वो ऑफलाइन ही होंगे, अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखना। एक चीज और कि इतने टाइम से आप लोग स्कूल नहीं आए हैं, राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है, पेपर बहुत बहुत लेंदी आता है, इसीलिए आपके जो राइटिंग है उसकी हैबिट बनाए रखिए प्लीज। लिखने का काम करना है, नोट्स अगर मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, असाइनमेंट अगर मैं कर रही हूँ, वो इसीलिए है, राइटिंग की प्रैक्टिस आपको रहे। बहुत लेंदी आता है बेटा पेपर, इकोनॉमिक्स का भी लेंदी आता है और बीएसटी का भी काफी लेंदी पेपर आता है। इवन अगर मैं लास्ट 2 ईयर की बात करूं, सम स्टूडेंट्स वर देयर, वो सीधे सीधे 10-15 नंबर का पेपर छोड़कर आए थे,
और जहां आप 10-15 नंबर का पेपर छोड़ते हो, इसका मतलब क्या है, आपकी मार्किंग उतने ही लेस नंबर में से होगी। 15 नंबर तो सीधे सीधे निकाल दो, अब मार्किंग 85 में से होगी। ऐसे इंटेलिजेंट तो हम है नहीं कि 85 में से 85 ही स्कोर कर लेंगे, उसमें से भी जो आपके डिडक्ट होंगे वो अलग, तो परसेंटेज अपने अप डाउन हो जाती है। सो इन चीजों को ध्यान में रखो। और 12th क्लास है, बहुत सारा बर्डन बाद में ना हो, अभी से इसलिए रेगुलर स्टडी करो, ठीक है। कोई भी डाउट्स है प्रीवियस चैप्टर से, इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। और टेस्ट जो है वो मैं ओरल टेस्ट एक आपका लूंगी, और उसके लिए मैं आपको डेट भी अनाउंस करूंगी, बट इट विल बी ऑन नेक्स्ट वीक की जो आपकी सेकेंड क्लास होती है, दैट मीन्स थर्सडे, है ना। नेक्स्ट थर्सडे आपका ओरल टेस्ट में लूंगी फर्स्ट चैप्टर का। इज दैट क्लियर अप टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. और उसके लिए मार्क्स भी होंगे बेटा, 5 या 10 मार्क्स का ओरल होगा। इंडिविजुअली मैं मार्क असाइन करूंगी, जैसे कि 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन एक से पूछे हैं, तो उसके बेसिस पर 5 में से 3 सही है तो 3 मार्क्स, 2 सही है तो 2 मार्क्स। ये जो है वो मेरे पास वर्कशीट है, मैं ह्यूमैनिटीज का भी सेम कर रही हूँ, आप लोगों के लिए भी सेम ही करूँ, ठीक है। और ये जो परफॉर्मेंसेस है वो मेरे लिए मैटर करेंगी टिल द एंड, जब आपके प्रैक्टिकल मार्क्स या आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे, सारे बच्चों की ये वाली परफॉर्मेंस वहां मैटर करेगी मेरे लिए। तो बी रेगुलर इन द क्लास, और जो नहीं आ रहे हैं उन तक भी मैसेज कन्वे करिए कि 75% अटेंडेंस नहीं है तो भूल जाओ बेटा, यूटीज में नहीं बैठ पाओगे। चलिए, आई होप इट्स क्लियर अप टू ऑल, और आज के लिए इनफ है। आई एम गोइंग टू लीव द क्लास। We continue with the economics. You can take a rest for मैम नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट है ना? बेटा नेक्स्ट थर्सडे, हाँ ट्यूसडे आपकी क्लास होगी अभी, उसके बाद में थर्सडे हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस तो अभी है ना आपकी, सैटरडे होती है ना नेक्स्ट क्लास, यस मैम। सैटरडे और ट्यूसडे को हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट थर्सडे को हम टेस्ट लेंगे। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 से 5 MCQs पूछ लूं, या 1 से मैं डिटेल क्वेश्चन पूछ लूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। मार्किंग मुझे वो 5 में से ही करनी है, ठीक है। चलिए बेटा, हैव अ गुड डे ऑल, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।